दोस्तों, क्या फ्रांस सच में भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम यानी FCS में शामिल करना चाहता है? चाइना ने अभी भारत के सामने कितने J-20 स्टेल्थ फाइटर को डिप्लॉय कर दिया है? और आखिर पाकिस्तान के नए स्मार्ट एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल को इंडियन नेवी ने लॉन्च होने से पहले ही कैसे ऑलमोस्ट बेकार बना दिया है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और फ्रांस के डिफेंस कोऑपरेशन और FCS 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी फ्रांस की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिग्नल सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंच डिप्लोमेटिक सोर्सेस ने ये कहा है कि अगर भारत फ्यूचर में यूरोप के FCS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम में पार्टनरशिप करना चाहता है तो फ्रांस उस पॉसिबिलिटी के लिए पूरी तरह ओपन रहने वाला है। लेकिन खास बात यह कि फ्रांस ने यह बात साफ कहा है कि इनिशिएटिव भारत की तरफ से आना चाहिए। अभी तक न्यू दिल्ली की तरफ से FCS को लेकर कोई भी फॉर्मल प्रपोजल या ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं दिया गया है। इस वजह से पार्टनरशिप का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, टेक्नोलॉजी शेयरिंग मॉडल कितनी होगी या भारत को किस रोल में यहाँ पे रखा जाएगा, इस पर अभी भी कोई डिटेल नहीं मिल पाया है। दोस्तों, FCS यूरोप का नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है जिसको ओरिजिनली फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर डेवलप करने वाले थे। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव रफाल और यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना था। लेकिन पिछले कुछ समय से फ्रांस और जर्मनी के बीच लीडरशिप, वर्क शेयर और टेक्नोलॉजी कंट्रोल को लेकर डिसएग्रीमेंट सामने आए थे, जिस वजह से अभी जर्मनी इसमें बाहर निकल चुका है। तो अभी फ्रांस और स्पेन को इसमें एक और पार्टनर की जरूरत पड़ रही है, जिस वजह से अभी फ्रांस की तरफ से इसमें भारत को शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इसी साल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इन्फॉर्म किया गया था कि भारत फ्यूचर में किसी 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को डेवलप करने में उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसे में FCS और GCAP दोनों प्रोग्राम को लेकर काफी सारे स्पेकुलेशन बढ़ रहे थे। हालांकि अभी तक भारत का प्राइमरी फोकस का प्रोग्राम पर ही बना हुआ है, लेकिन फ्यूचर में एक और 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी को अब एक्सप्लोर किया जा रहा है। फ्रेंच सोर्सेस ने रफाल कोऑपरेशन को लेकर भी इंडिकेशन दिया कि फ्यूचर नेगोशिएशन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन और इंडिजिनस सिस्टम इंटीग्रेशन के ऊपर भी इंटेंसिव डिस्कशन किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से भी भारत के लिए FCS का दरवाजा खुला रखा जा रहा है, लेकिन अगला कदम भारत को ही उठाने की जरूरत पड़ने वाली है और जब तक ऑफिशियल अप्रोच भारत की तरफ से नहीं होता है तब तक FCS में भारत की एंट्री पे स्पेकुलेशन ही होने वाली है। अगला अपडेट भारत के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम और Mi-17 रिप्लेसमेंट डिबेट की तरफ से है। दोस्तों, अभी इंडियन आर्मी के एक सीनियर आर्मी एविएशन ऑफिसर की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफिसर का मानना है कि भारत फ्यूचर में Mi-17 हेलीकॉप्टर फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए जो 13 टन क्लास की इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH को डेवलप कर रहा है, उसकी जगह एक नेक्स्ट जनरेशन टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट को कंसीडर करना भारत के लिए जरूरी होने वाला है। दोस्तों, अभी HAL की तरफ से Mi-17 की रिप्लेसमेंट के तौर पर IMRH हेलीकॉप्टर को डेवलप किया जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर 2030 से 35 के बीच सर्विस में एंटर करने वाला है। फ्यूचर में इसी प्लेटफॉर्म को ट्रूप ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, स्पेशल फोर्स ऑपरेशन और कई तरह के अन्य मिशन में भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन आर्मी एविएशन ऑफिसर का कहना है कि अगर IMRH लगभग 2035 के आसपास सर्विस में शामिल होता है और करीब 35 से 40 साल तक सर्विस में रहता है तो इस प्लेटफॉर्म को 2070 से लेकर 80 तक ऑपरेट किया जाने वाला है। इस वजह से उनका मानना है कि भारत को अभी फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि IMRH में जो डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो वर्तमान का डिज़ाइन होने वाला है। दोस्तों, टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खास बात इसकी स्पीड और रेंज होने वाली है। जहां कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर लगभग 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम रफ्तार पे चल सकते हैं, वहीं टिल्ट रोटर प्लेटफॉर्म 500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा रफ्तार को हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब होगा फास्टर ट्रूप डिप्लॉयमेंट, रैपिड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और लॉन्ग रेंज स्पेशल ऑपरेशन कैपेबिलिटी। लेकिन दूसरी तरफ इनको बनाने में काफ़ी सारे प्रैक्टिकल चैलेंज भी मौजूद होते हैं।
टिल्ट रोटर टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स एविएशन टेक्नोलॉजी में से एक माना जाता है। इसका डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स और महंगा होता है, साथ ही काफ़ी रिस्की भी होता है और हिमालयन और सियाचिन जैसे हाई अल्टीट्यूड रीजन में कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर इससे ज़्यादा रिलायबल पाए जाते हैं और इसी वजह से आर्मी की तरफ से भी टिल्ट रोटर डिज़ाइन के बदले Mi-17 के तरह IMRH प्लेटफॉर्म को अपना मेन हेलीकॉप्टर बनाने का प्लान किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने अभी लो रिस्क और प्रूवन टेक्नोलॉजी वाला रास्ता चुनने का फैसला किया है, लेकिन अभी ये डिबेट जरूर शुरू हो चुका है कि क्या 2070 के आसपास बैटलफील्ड के लिए कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर बेस्ट चॉइस होने वाले या फिर फ्यूचर में भारत को टिल्ट रोटर टेक्नोलॉजी की तरफ भी आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर और इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एयर कॉम्बैट एनवायरनमेंट की तरफ से है। दोस्तों अभी चाइना के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-20 को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। कुछ साल पहले तक J-20 को सिर्फ पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का एक एलीट स्टेल्थ फाइटर माना जा रहा था, जिसे लिमिटेड नंबर में सिर्फ सिलेक्टेड जगहों पर डिप्लॉय किया गया था। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ही तेजी के साथ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक J-20 ने 2019 में चाइना के ईस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर 9th एविएशन ब्रिगेड के साथ सर्विस में एंट्री किया था। उस समय इसे एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म के रूप में चाइना की तरफ से अपने सर्विस में शामिल किया गया था। लेकिन अभी 2026 आते आते J-20 को कम से कम 8 अलग अलग कॉम्बैट ब्रिगेड में डिप्लॉय किया जा चुका है, जिसमें ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न और सेंट्रल थिएटर कमांड भी शामिल है। यानी चाइना की तरफ से अभी J-20 को उनकी सभी कमांड के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर कोरला एयरवेज और डाजू एयरवेज पर भी J-20 को डिप्लॉय किया जा चुका है। ये वही कमांड है जो भारत के खिलाफ ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाले, यानी कि फ्यूचर में अगर भारत और चाइना के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये दो कमांड जो है वो भारत के खिलाफ ऑपरेशन को लीड करने वाले हैं। और अभी चिंता की बात यह कि यहाँ पर भी J-20 ऑपरेशन कर दिए गए हैं, यानी अभी J-20 सिर्फ शोकेस एयरक्राफ्ट नहीं रह गया है, बल्कि ये अभी इंडो चाइना बॉर्डर के ऑपरेशनल प्लानिंग का एक रेगुलर हिस्सा बनता हुआ दिख रहा है, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। रिपोर्ट के हिसाब से अगर पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ब्रिगेड में एवरेज 24 से लेकर 36 एयरक्राफ्ट मौजूद होते हैं, तो चाइना के पास अभी लगभग 200 से 300 के आसपास J-20 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल कंडीशन में मौजूद होने वाले हैं, जिनमें से अगर 100 एयरक्राफ्ट को भी चाइना भारत के खिलाफ डिप्लॉय करता है, यानी कोरला और डाजू में अगर 50-50 एयरक्राफ्ट को भी चाइना डिप्लॉय करता है, तो इंडियन एयरफोर्स के लिए इनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है और चाइना को टक्कर देने लायक 5th जनरेशन फ्लीट को बनाने के लिए अभी हमें मिनिमम 10 से 15 साल का समय लगने वाला है और तब तक चाइना और भी एडवांस होने वाला है, जिस वजह से अभी एयर पावर में, खास करके साउथ एशिया की एयर पावर में अभी एक सीरियस इम्बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी के नए P-282 स्मार्ट एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ से है। दोस्तों अभी अरेबियन सी और इंडियन ओशन रीजन में नेवल कंपटीशन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से डेवलप किया गया नया स्मार्ट एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, लेकिन अभी इस मिसाइल को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी एक ऐसी इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को डेवलप करना स्टार्ट किया जा रहा है जो पाकिस्तान के स्मार्ट मिसाइल के सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस मैकेनिज्म को न्यूट्रलाइज करने वाला है, यानी कि मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपना टारगेट लॉक को खोने वाला है। दोस्तों स्मार्ट मिसाइल को पाकिस्तान की मैरिटाइम टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स की तरफ से डेवलप किया गया है और इसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है और कुछ रिपोर्ट में इसका जो फ्यूचर वेरिएंट है उसका रेंज 500 से लेकर 850 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। लेकिन खास बात यह कि मिसाइल अपने मिड कोर्स गाइडेंस फेज में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी GPS, बैडू और अन्य GNS सिग्नल की मदद से ये मिसाइल अपनी टारगेट की तरफ एक्यूरेट ट्रैजेक्टरी को मेंटेन करता है। इसी वीकनेस को टारगेट करते हुए भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बेंगलुरु बेस्ड एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के साथ लगभग 449 करोड़ के एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया। इसके अंदर अभी इंडियन नेवी को 20 एडवांस ECG NSS जैमर सिस्टम को डिलीवर किया जाने वाला है। ये जैमर एक साथ GPS, ग्लोनास, बेडू, गैलीलियो और नेविक जैसे मल्टीपल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को जैम कर सकते हैं। सिंपल भाषाएं बोले तो अगर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान स्मार्ट मिसाइल इंडियन वॉरशिप की तरफ लॉन्च किया जाता है तो इंडियन नेवी के ये जैमर उनके नेविगेशन सिग्नल को डिसरप्ट करने वाले हैं, जिसकी वजह से मिसाइल को एक्यूरेट पोजीशनिंग डाटा नहीं मिलने वाला और खास करके जब आपका टारगेट मूविंग कंडीशन में हो तो वैसे कंडीशन में अगर आपका टारगेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है या नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है तो इसका एक्यूरेसी लगभग 0 होने वाला है, यानी कि अपने टारगेट को कभी भी हिट नहीं करने वाला है।
इसका सीधा मतलब है कि मिसाइल की एक्यूरेसी काफ़ी हद तक कम होने वाली और मूविंग टारगेट जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉय को हिट करना लगभग नामुमकिन होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान स्मार्ट मिसाइल को अपने A2AD स्ट्रेटेजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाया जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से अभी से ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को ही न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी को हासिल कर लिया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस नेटवर्क और भरभा मैनपैड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी इंडियन आर्मी की बैटलफील्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC अगले महीने ही लगभग 250 भरभा मैनपैड्स लॉन्चर और 5000 मिसाइल की प्रोक्योरमेंट के ऊपर विचार करने वाली है। इस पूरे पैकेज की एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 1200 करोड़ होने वाली है। भरभा एक शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होने वाली जिसको इन्फेंट्री सोल्जर भी आराम से कैरी करके ऑपरेट कर सकते हैं। ये सिस्टम लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और यूवीज को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी मॉडर्न बैटलफील्ड में ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनीशन एक मेजर थ्रेट बने हुए हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये भी देखा गया है कि छोटे ड्रोन भी बैटलफील्ड में बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर देते हैं। इसी वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपनी फ्रंटलाइन यूनिट को ऐसे सिस्टम से इक्विप करने की कोशिश किया जा रहा है जो कि किसी भी एरियल थ्रेट के खिलाफ तुरंत रिस्पांस देने में उनको सक्षम बनाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत फौज भी इस प्रोग्राम में मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में सामने आने वाला है। अगर ऐसा होता है तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को भी यहाँ पे बूस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा भरभा एक स्टैंड अलोन सिस्टम के रूप में काम करने के अलावा ये भारत के लेड एयर डिफेंस नेटवर्क का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है, जहां पर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400, बैरक 8 या आकाश सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने वाले हैं। वहीं पर भरभा जैसे सिस्टम फ्रंटलाइन ट्रूप को टैक्टिकल लेवल पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। खास बात यह कि इसका लाइट वेट और पोर्टेबल डिजाइन इसको लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और बाकी बॉर्डर एरिया में डिप्लॉय करना आसान बनाने वाला है और इसको क्विकली फायर करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट होने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।